नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्स से। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो बहुत खास हैं। वो बहुत खास इस मायने में है कि जिला पंचायत सदस्य से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था और उसके बाद देश की सर्वोच्च सदन यानी कि राज्यसभा में पहुँचे और उसके बाद निचले सदन लोकसभा में भी रहे। 4 बार के विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तमाम दलों का राजनीतिक सफ़र तय किया और अपनी पार्टी बनाई, तो उसके अपने दम पर भी 4 विधायक भी जिताए। हमारे साथ हैं डीपी यादव साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जनाब। बड़ा लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा। जी हाँ, मैं विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति की तरफ आकर्षित था। वैसे तो कॉलेज में मैं कबड्डी और वॉलीबॉल का कैप्टन भी रहा हूँ। उसके बाद में जब मैं कॉलेज से वापस लौटा तो गांव के लोगों ने मुझे गांव का प्रधान बना दिया। प्रधान के बाद में मुझे ब्लॉक का प्रमुख बना दिया और प्रमुख के बाद में सक्रिय राजनीति में यानी 89 में जनता दल के टिकट पर चुन करके विधायक बनाया गया। शुरुआत में ही आपने तमाम दलों का सफ़र तय किया। हाँ, एक लंबा सफ़र राजनीति में रहा है, लेकिन ये मुझे खुशी है कि मैं ग्रास रूट का आदमी हूँ। मैं जिस ज़मीन पर, जिस धरातल पर खड़ा हूँ उसमें पक्के पांव जमा करके मैं पब्लिक, जनता, गरीब, किसान और मजदूर का, नौजवान का भला करने निकला हूँ। और यही मेरी नियति है, यही मेरी राजनीति है। मेरा मकसद राजनीति में कुछ बदलाव करने का, कुछ अच्छा करने का, किसानों को खुशहाल बनाने का, नौजवानों को बारोजगार बनाने का और खिलाड़ियों को तरजीह देके और उन खिलाड़ियों में वरीयता के आधार पर उनको आगे लाने का मकसद और सोच मेरा रहा है। उसी तरीके से हमने कार्यक्रम किए हैं और राजनीति में भी उसी रूप में हमने लोगों का साथ दिया। आप वहाँ से बढ़ते हुए 89 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और आप विधायक बन गए। पहली बार में ही चुनाव लड़ा, पहली बार विधायक। जी हाँ, पहली बार ही चुनाव लड़ा और पहली बार में ही मैं बड़े एक अंतर के हिसाब से उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर सईदुल हसन जी को हरा करके मैं करीबन 70,000 वोटों से जीत करके विधानसभा में पहुंचा। बड़ी बात है। ये वो दौर था जब मंडल कमंडल की राजनीति चल रही थी। 91 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। हाँ, ये तमाम संघर्षों को पार करते हुए हम राजनीति में खड़े रहे और ईश्वर की मेहरबानी है और जनता का प्यार है कि जनता हमारा साथ देती रही। हम जनता के बीच काम करते रहे, उसकी आवाज़ सुनते रहे, उसके लिए चलते रहे और उसकी जितनी भलाई हमसे हो सकती है, जितनी हम कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उतनी भलाई भी उनकी कर सकते हैं। चाहे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों की बात रही हो, चाहे माता बहनों और बच्चों की बात रही हो और चाहे किसान मजदूरों की बात रही हो। अब लोकदल से निकल के फिर जो उस समय टूट फूट चल रही थी, नेताजी अलग अपनी पार्टी बना रहे थे, मुलायम सिंह यादव धरतीपुत्र, जनता दल बना। मैं तब भी मुलायम सिंह जी के साथ ही था और मुलायम सिंह उस वक्त जनता दल के अध्यक्ष थे। मैं उनकी क़यादत में ही चुनाव लड़ा। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी उन्होंने, तब भी मैं उनके साथ था। तो कुल मिला करके उनका लंबा एक साथ रहा है। अच्छे नेता थे, बढ़िया नेता थे, तो उस लिहाज से हम उनके साथ रहे। लंबा सफर रहा उनके साथ में। आप फिर 3 बार। हाँ बिल्कुल, 3 बार हम उनके विधायक रहे। एक लंबा सफर तय किया। आपको कैबिनेट मंत्री भी बनाया। हाँ जी, और काम भी किए। मैं समझता हूँ हमारी पहली विधानसभा बुलंदशहर, सदर बुलंदशहर थी और उस वक्त का काम लोग आज भी याद करते हैं। यानी हर गाँव को सड़कों से जोड़ देना, हर गाँव में स्कूल और शिक्षा का प्रबंध करना और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार की तरफ आकर्षित करके काम दिलाना, ये हमारा मकसद था, ये हमारा कर्तव्य भी था और उसके लिए हमने काम भी किया। आपने कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। कैबिनेट मुलायम सिंह यादव जी ने आपको कैबिनेट मंत्री बनाया। कौन सा विभाग था और उस विभाग में आपने कौन कौन से काम किए जो आपको आज याद आ रहे हैं? देखिए, पंचायती राज का मैं मंत्री था और हमने पंचायत के प्रारूप को सही पढ़ करके, देख करके, ब्लॉक स्तर से, ग्राम पंचायत के स्तर से और गांव के मेंबर से लेकर के जिला पंचायत के मेंबर तक, अध्यक्ष तक, तमाम जगहों पर सही तरीके से काम किया।
पहले सब्जेक्ट को जाना, सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या करना चाहिए, और प्रधान की क्या भूमिका है, मेंबर की क्या भूमिका है, जिला पंचायत की क्या भूमिका है, ब्लॉक प्रमुख की क्या भूमिका है, इन तमाम बातों पर गौर करके उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। ये वो दौर था 89 के बाद का कि 3 दशक तक कि एक तरफ मंडल और कमंडल की लड़ाई चल रही थी, दूसरी ओर मंदिर मस्जिद का मामला चल रहा था, तमाम राजनीतिक उठापटक हो रही थी, बहुजन समाज पार्टी भी बन रही थी और उभर रही थी। तो ऐसे में उस समय की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति तो समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है और राजनीति में संभावनाओं का आकाश हमेशा खुला रहता है। तो उस तरह भी तब भी ऐसी राजनीति कहीं कहीं लगता था, कहीं अवसरवादिता की भी राजनीति है, कई लोग अवसरवादी भी राजनीति करते हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीति का रूप बदलता, बनता, बिगड़ता रहता है। तो उसी तरीके का जैसा माहौल था, जैसी जगह थी, जैसी पार्टियों के प्रारूप थे, उसी ढंग से राजनीति करने का काम किया। लेकिन हम कभी किसान को भूले, ना मजदूर को भूले, ना नौजवान को भूले, और ना कभी किसी से समझौता किया, ना आप समझौता किया, ना समझौता, विचारों का समझौता कभी किसी से नहीं किया। जो विचारधारा है उसके लिए कुछ मतभेद भी हुए, कई बड़े बड़ी राजनीतिक दल हमको पार्टियां छोड़नी भी पड़ी, सिर्फ इसी मतभेद के कारण कि हम कॉलेज से निकलने के बाद जिन गरीबों को, जिन नौजवानों की राजनीति को करना चाहते थे, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते थे, उस राजनीति में जब भेदभाव देखा तो हमने वहाँ से दरकिनार करके और हमने राजनीति शुरू की और हमने अपने स्तर पर भी चुनाव लड़ा। उस पर भी हमारे 4 विधायक जीत करके गए। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन वो क्या बात थी कि जो मुलायम सिंह यादव से आपकी खटक गई? नहीं, खटकी नहीं हुआ दरअसल ऐसा था जी कि एक राजनीति करने वाले व्यक्ति थे, अब वो चूँकि नहीं हैं तो उन बेचारों का नाम लेना तो बहुत उपयुक्त नहीं है। उन्होंने नेताजी को गलतफहमी पैदा की कि किसी तरह डीपी यादव का रास्ता रोकने का काम किया जाए। ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नौजवानों में बहुत ही पॉपुलर। तो उस लिहाज से उन्होंने मुलायम सिंह जी को भ्रमित करके, और जो मेरी सिटिंग सीट थी, यानी संभल से मैं लोकसभा का सदस्य था, मेरी ही सिटिंग सीट पे मुलायम सिंह जी को नॉमिनेशन ले जाकर कराने का काम किया। तो मेरे सामने 2 दिन बाद, कुल नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, मेरे सामने कोई रास्ता भी नहीं था। तो तब मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो महान नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बीजेपी के, उन्होंने बुला के मुझसे कहा कि भाई डीपी यादव जी, हमारी पार्टी आपको अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। मेरे लिए रास्ता भी नहीं था और मेरे लिए खुशी की बात थी कि कम से कम किसी बड़े नेता ने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझसे कहा है कि मैं उनकी पार्टी में चुनाव लड़ूं। मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव अच्छा लड़ा गया, बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, सारे देश जानता है। मेरे ही चुनाव में मुझे हराने के लिए 2 दिन पहले रात को सरकार गिरा दी गई, उत्तर प्रदेश की माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार, और वो महज मेरे चुनाव में मुझे हराने के लिए ही थी। अदरवाइज चुनाव में जीता हुआ था, ये सभी मीडिया वाले लोग बंधु जानते हैं और सभी लोग क्षेत्र के जानते हैं। तो इस वजह से मेरे और नेताजी के बीच में भेदभाव आए, मतभेद आए, और उन्हीं के तहत हमने चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी से निकल के आपने बहन जी का भी दामन थामा। हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर हाथी से पर भी सवारी की आपने। मानवेल कांशीराम जी से हम उनके विचारों से प्रभावित थे। और ये पुरानी घटना है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने एक बड़ी कॉलेज की प्रांगण है, बहुत बड़ी सभा उसमें हमारी हो रही थी, जिसमें पूर्वांचल के लोग और तुम्हारी बुंदेलखंड के लोग, सारे लोग, और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, चारों तरफ के नौजवान तबका हज़ारों की तादाद में वहाँ इकट्ठा था। तो उसमें मान्यवर कांशीराम और बहन मायावती जी भी आ गए। उन्होंने हमारे सामने कोई प्रपोजल कांशीराम जी ने रखा, हमारे साथी 3-4 विधायक और भी थे, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और हम लोग उनके साथ चले गए। फिर बहुजन समाज पार्टी के रथ को निकालने की 16 जिलों में बहन मायावती ने हमको जिम्मेदारी सौंपी, हमने वो रथ निकाला, उसमें हमारे कई लोग जीत करके आए, मैं स्वयं भी जीत करके आया। तो कुल मिलाकर के प्रारूप राजनीति का बना। आपको लोकसभा का टिकट दिया? जी हाँ। तो चुनाव आप लड़े वहाँ पर? आप चुनाव लड़े और जीते। जी।
तो फिर बसपा से कैसे मोह भंग हो गया सर आपका? नहीं, मोह भंग नहीं हुआ, बल्कि समझिए कि जिस सिद्धांतों को लेकर के हम नौजवान तबके के तमाम लोग राजनीति में आए थे, हमारे और भी बहुत सारे साथी थे, तो कॉलेजों से निकल कर के सोचा था कि एक परिवर्तन की लहर दौड़ेगी, हम लोग किसानों के बीच काम करेंगे, नौजवानों को रोज़गार देने का काम करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे, माता बहनों की आवाज़ सुनने का काम करेंगे। तमाम भावनाएं हमारे दिल और दिमाग पे उत्प्रोत थीं, उन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़े, आगे चले। तो मतभेद कुछ ऐसे पैदा हुए कि उसके विवश होकर के और हमको अलग अलग होना पड़ा। अफसोस लगता है कभी कि नेताजी जिनसे शुरुआत से राजनीति शुरू की 89 से, 3 बार के वहाँ विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, अगर साथ चलते तो कुछ ज़्यादा और आगे कर सकते अब थे। ये तो वक्त की बात होती है, हमारी तरफ से कोई गलती कभी किसी पार्टी के साथ हुई नहीं, लेकिन गलती और अन्याय को चुपचाप सहने की आदत हमारी भी कभी नहीं रही। हमने अपनी बात मैंने कही। वही कहा कि आपने उसूलों से समझौता नहीं किया आपने हाँ, कभी। बस वहीं पर मतभेद हुए और ये पार्ट अलग अलग हुआ। अच्छा, क्या ये मतभेद था जो हम इसका जिस्ट निकालें कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई यादव हो तो एक ही यादव होगा, दूसरा यादव नहीं बढ़ेगा आगे? अब ये तो वो लोग जाने जो यादव लीडरशिप को संभालते करते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। हमने तो ये सोचा कि यादवों में क्या, किसान बेस के तमाम लोगों में जितने लोग राजनीति में आए उतना अच्छा है, मजबूती के साथ आएँ, अपनी बात कहें, गांव देहात की बात कहें, नौजवान की बात कहें, किसान की बात कहें, मजदूरों की बात कहें, माता बहनों की बात कहें, बुराई क्या है। और यादवों में जहाँ तक ताल्लुक़ मेरी अपनी जाति का है, तो हम सोचते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान आगे बढ़े, आगे आकर के, क्योंकि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता के साथ में जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका हमेशा स्वागत है। फिर आप अटल जी के कहने से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वहाँ का सफ़र आगे बढ़ाया आपने। आपको देश के सबसे सर्वोच्च सदन राज्यसभा भेजा गया, कैसा रहा वो अनुभव 6 साल का आपका? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। राज्यसभा कहाँ किसको मिलती है, और वो तो रॉयल हाउस कहते हैं उसको, तो अपर हाउस कहते हैं, तो उसमें जाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। उसमें बीजेपी का भी भरपूर सहयोग रहा, तो हम जा कर के हमने वहाँ भी जो हमारा ड्यूटी है, जो हमको करना चाहिए, वहाँ भी अपने हाउस से लेके उनमें किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की बात उठाई। मैं कह सकता हूं कि क्या उसूलों के लिए किसी भी पार्टी से आपने समझौता करने में कोई नहीं, समझौता करने का कारण नहीं है। हमें राजनीति में से कुछ मतलब मिलने से ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए कि जो लोग चाहते हैं। हम एक अलग किस्म के लोग हैं, सीधे सपाट लोग हैं, सीधे साधा किसानों के बच्चे हैं, स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं और आर्य समाज विचारधाराओं के पोषक हैं। तो उन्हीं आर्य समाज के शुद्ध और पवित्र विचारधाराओं के साथ राजनीति में कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, उसके बाद 2007 के बाद भी आपने कई बार चुनाव लड़ा, संभल से चुनाव लड़ा, शिवपाल सिंह जी के साथ चुनाव लड़ा, आपको मात मिल गई। आप बदायूं में आपने चुनाव नहीं, शिवपाल जी नहीं, रामगोपाल जी के साथ, रामगोपाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, हाँ आपको हार मिली। बदायूं में धर्मेंद्र के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, आपको हार मिली। मैं जब बीएसपी से लड़ा था जी हाँ, तो अब देखिए हार और जीत का खेल तो राजनीति में होता नहीं, है। क्या समाजवादी पार्टी ने सोच लिया था कि एकों में उससे दूसरों न कोई, यानी कि कोई दूसरा यादव यहाँ नहीं चढ़ेगा, आपको लगातार वो पूरा टारगेट करते रहे? हाँ, वो अब ये तो राजनीतिक लोगों का सोच है, लेकिन किसी के रोकने से कोई रुकता नहीं है। जिसको राजनीति करनी है, देर सवेर वो आगे आता है। मौजूदा भाजपा सरकार इस बात का प्रतीक है, क्योंकि वो भी तो पहले शुरू में तो बीजेपी के 2 ही मेंबर पार्लियामेंट आए थे, लेकिन अपने धुन के पक्के थे, कार्य के पक्के थे, आगे बढ़ने की उनमें कुव्वत थी, और आज पूरे देश में और ज़्यादा प्रदेशों में आज बीजेपी की सरकार है। 80% भूभाग पर कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये सच्ची लगन का किस्सा है, और लोग आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर लगन है, साहस है और ताकत है, आगे बढ़ेगा। अच्छा, फिर आपने भी सारी पार्टी देख ली, लोक दल देख लिया, जनता दल देख लिया, समाजवादी पार्टी देखा, बहुजन समाज पार्टी देखा, भारतीय जनता पार्टी देखा, कुछ रास नहीं आया डीपी साहब को, फिर वो अपनी पार्टी पता नहीं हम राजनीति में क्या ढूंढ रहे हैं। हमको राजनीति में कोई पैसा ढूंढना नहीं है, हम तो अपने स्वाभिमान की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह गरीब तबके का भला हो, किसान का भला हो, मजदूर का भला हो, नौजवान का भला हो, ये हमारा मकसद है।
आपने अपनी पार्टी बताई, चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, 4 विधायक आपके चुन के आए, कैसे किया ये? बस मतभेदों के वजह से हमको अपनी पार्टी बनानी पड़ी, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के नाम से। और परिवर्तन किया हमने, सबके बावजूद, सबके विरोध के बावजूद। उसमें कोई पार्टी हमारे साथ नहीं थी, हम जीत करके आए, हमारे साथ ही जीत करके आए। अभी क्या दशा दिशा है आपकी पार्टी की? दिशा अच्छी है, पब्लिक में, पब्लिक के सामने अपनी बात रखते हैं। मैं जानता हूं पब्लिक का रुझान, नौजवान का प्यार आज भी हमारे साथ कायम है। लाखों नौजवान उत्तर प्रदेश में हमारे साथ हैं, और उत्तर प्रदेश में ही कहाँ, जहाँ जहाँ हमारी पार्टी का संगठन है। मतलब ये है कि अब तो मैं राजार्य सभा, जो आर्य समाज के विचारों से उत्प्रोत है, महर्षि दयानंद ने जब इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े वक्त आवाज़ लगाई थी कि देश को स्वाधीन होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम राजार्य सभा है। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और पवित्र विचारधाराओं पर चल कर के हम और भी पार्टियों को साथ मिला करके चुनाव में जाएंगे। और अच्छी बात है कि हम उसी पुरातन, उसी सनातन की कहानी को, जो वेदों की कहानी है, जो पुरातन भारत की कहानी है, जो सोने के चिड़िया के देश की कहानी है, जो हमारे ऋषि, सूफी, संत, फकीरों को और ऋषियों की कहानी है, साधु संतों की कहानी है, उसी कहानी के साथ चल करके और जनता का भला करके आवाज़ सुनने का काम करेंगे, उनका काम करने का काम करेंगे। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी आप बता रहे हैं कि सनातन, वेदों की ओर लौटो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। नहीं, ऐसा क्यों है? वेदों के सिद्धांत तो आर्य समाज के सिद्धांत हैं। आर्य समाज ने उसके लिए काम किया है। महर्षि दयानंद शायद पहले युग प्रवर्तक इस देश में हुए हैं, जिन्होंने इस देश में पहली बार गुलामी के खिलाफ आवाज़ दे करके राजा महाराजाओं को ये कहा था कि स्वाधीन भारत बनाने का काम करो, गुलाम भारत की गुलामी की जंजीर तोड़ो। ये पहली बार अगर किसी ने आवाज़ लगाई तो उस ऋषि का नाम, देव ऋषि का नाम महर्षि दयानंद। चलिए सर, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मित्रों, आप अपना टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे आपने, आपकी जो दबंग छवि की, दबंग की एक छवि है, उस पर चर्चा करेंगे। और आज के जो समसामयिक राजनीति है, उसको वो कैसे देखते हैं। बसपा की राजनीति, जो स्वर्णकाल था, वो समाप्त हो गया है, उसे कैसे देखते हैं, समाजवादी पार्टी को कैसे देखते हैं, इन सब बातों पर चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आपने शानदार राजनीति किया, लेकिन आपकी छवि दबंग के रूप में भी देखी जाती है। तो दबंग तो मैं हूँ। विचारों को, ताकत को, अपने विचारों को बल देना, शुद्ध और पवित्रता के साथ आगे बढ़ना, तो ये इसी तरह का दबंग हूँ। हम कोई गुंडे बदमाश नहीं हैं, हम कोई कहीं किसी तरह की बदमाशी नहीं करते। हमने ज़िंदगी में अपराध से हमें घृणा है, लेकिन कुछ लोगों ने ये समझ करके कि मजबूती से आगे बढ़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, लोगों की बात मनवाते हैं। इस बात को ही कह दिया हम दबंग ने। अगर कह दिया तो हैं दबंग हैं, उसमें क्या बात? कह दिया तो हमने मान लिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके खिलाफ एक लंबी चार्जशीट खोल दी गई सर। देखिए, ये काम पुलिस का होता है, और ये काम कभी कभी ऐसे खिलाफ राजनीति करने वाले व्यक्तियों का भी होता है कि जो सत्ता में बैठे हैं, वो भी आगे बढ़ते हुए आदमी को किस तरह रोका जाए, ये उनका उपक्रम होता है। तो ऐसे लोगों ने अपना काम किया, और अगर मेरे पास में कोई आपराधिक प्रक्रिया होती तो मेरे पे जितने केस लगे हैं आज की तारीख में, जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एक भी केस पूरे भारतवर्ष में मेरे खिलाफ नहीं है। ना कोर्ट में है, ना थाने में है, ना कहीं चल रहा है, ना आज तक। आपके खिलाफ तो 9 के 6 केस तो मर्डर के एक भी नहीं है, बताता रहा हूँ मैं। मेरे खिलाफ आज एक भी केस कोई ऐसा नहीं है जिसमें मुझे कभी एक दिन की सज़ा हुई हो, एक दिन का पनिशमेंट हुआ हो। एक पॉलिटिकल केस लग गया था। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय हाई कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, कि उन्होंने उसकी नौयत देख करके मुझे उसमें बाइज्जत वापस भेजने का काम किया, बरी करने का काम किया। उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सवाल तो ये उठता ना कि
आपके खिलाफ कहा यह जाता है कि आपने अपने मेंटोर को ही रास्ते से हटा दिया, कि जिससे ये आरोप भी आपके ऊपर लगता है। नहीं, कोई नहीं, मैंने तो कभी मैं तो अभी बोला, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं। हम अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। हम एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा और परिवार कभी अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है क्या? और मैंने अभी तक अपनी 6-7 किताबें लिखी हैं कविताओं की, वो मैं दूंगा आपको। तो एक कवि हृदय का आदमी क्या अपराधी हो सकता है? हाँ, ये बड़ी बात है। और तो ये पहलू बहुत कम लोगों को पता है कि डीपी साहब ने 6 किताबें भी लिखी हैं। पहलू तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मसलन जैसे आज की तारीख में मैं 18,000 बच्चों को शिक्षा देता हूँ, ये पहलू किसी ने लिखा नहीं, बिल्कुल ठीक, कोई जानता नहीं। मैं जैसे 18,000 बच्चों को, अरे मेरे इतने स्कूल कॉलेज हैं जिनमें डिग्री कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, लड़कियों के कॉलेज भी हैं, बच्चों के कॉलेज भी हैं, उन्हें कोई जिक्र नहीं करता। क्योंकि उन्हें जिक्र करने में पत्रकारों को मज़ा नहीं आता। उन्हें कुछ ऐसे ही मिर्च मसाले लगाकर खबर छापने का मज़ा आता है कि जिनमें उनकी अपनी जो आदत रही है। तो कुल मिलाकर, लेकिन कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं, अच्छा भी लिखते हैं। जैसे कि मैंने इंडस्ट्री लगाई, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैंने इंडस्ट्री में जाते वक्त भी ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसी इंडस्ट्री लगानी चाहिए जो एग्रीकल्चर बेस की इंडस्ट्री हो। तो मैं चीनी मिलों में गया। वहाँ पर आज चीनी मिलों में मेरे जो हजारों साथी, किसानों के बेटे, बच्चे, मजदूर काम करते हैं, उसके बारे में लोग कम लिखते हैं, लिखते नहीं हैं। मैं कितने लोगों को रोजगार देता हूँ, इसके ऊपर व्याख्या नहीं होती। बस कभी दबंगड़ी पी यादव है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ये बेकार की निरर्थक और बकवास बातें कई लोग कहते रहते हैं, क्योंकि समाज में सच्चे झूठे लोग दोनों ही तरफ के होते हैं। झूठे लोगों की बहुत बहुतायत होती है, नकली लोगों की बहुत बहुतायत होती है, स्वार्थी लोग बहुत होते हैं। तो ऐसे स्वार्थ लोग ही स्वार्थ बुराई करेंगे। राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग कई दफ़ा झूठे केस भी लगवाने का काम करते हैं, झूठे केसों में गवाही देने का भी काम करते हैं। बिल्कुल, राजनीति में बहुत सारे केसेस लगते हैं, वो अपने हटा लिए जाते हैं। हाँ, तो ये तो होता रहता है। ऐसे घटिया नस्ल के लोग देश में बहुत सारे हैं, समाज में बहुत सारे होते हैं। वो अपनी हरकत करते रहते हैं, लेकिन न्यायालय तो न्याय देता है। इसलिए मैंने कहा कि आज तक किसी न्यायालय से मैं कोई सजावार नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, ईश्वर की मेहरबानी है। ये तमाम बातें आज भी परमवीर चक्र विजेता मेरे क्षेत्र का नौजवान है योगेंद्र यादव, जो जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है, गोली खाने के बाद भी लोगों की जान बचाई थी। 9,000 फुट की पहाड़ी से नीचे लुढ़क करके और नीचे आकर के अपने लोगों को सूचित किया, तो उसका नाम योगेंद्र यादव है। परमवीर चक्र जो जीवित है आज भी, तो ये तमाम मतलब उपलब्धि है। लेकिन सवाल तो ये ना कि आपको साहित्य की तरफ रुचि कैसे हुआ? इतना सब काम करने के बीच में आपको मौका कैसे मिलेगा कि आप? मैं तब डिग्री कॉलेज में था जी, बनारस का विद्यार्थी था, हिंदू यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था। तो तब मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ लगा। वैसे मेरे पिताजी एक अच्छे लोकगीत गाने वाले आर्य समाजी प्रचारक भी थे, तो उन्हीं से ये विद्या विरासत में हमको मिली। और हम स्कूल से ही, गांव के स्कूलों से, जूनियर हाई स्कूल से, इंटर कॉलेज से गायन विद्या में थोड़े थोड़े चलते रहे। उसी लिए लिखने का शौक़ पैदा हुआ। शब्द ईश्वर ने दिए या व्याकरण ने दिए या हमारी भाषा ने दिए, उन शब्दों का प्रयोग करके कविता लिखने का काम किया। मैं 6-7 कविताएं आके, अब सबसे लेटेस्ट जो बुक मेरी आई है वो वक्त साक्षी के नाम से मेरी किताब आई है। आपने सर 6 किताबें लिखी, कौन सी सबसे आपके दिल के करीब है? देखिए, कविताएं तो कवि के दिल के करीब ही सब होती हैं, और मैंने एक एक शब्दों को चुन करके अपने मन भाव के साथ कविताएं लिखी हैं। मेरी कविताएं आशावादी कविताएं हैं, निराशावादी कविताएं नहीं हैं। तो उनको लिखा है। तो मेरी एक किताब जिसका नाम यात्रा के मध्य है, उसके 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। शायद तेरी यही नियति है, आगे भविष्य की बिसात बिछी है, अपने सपने टूट भी जाएं, टूट न पाए जो आस बंधी है। मतलब जो उम्मीद है जनता की, लोगों की, वो आज टूटनी नहीं चाहिए। ये काम राजनीति में आदमी को करना चाहिए। अभी मेरी लेटेस्ट ये किताब आई है, तो इस किताब की 2 शब्द आपको सुना देता हूँ। क्या किताब का नाम क्या है सर? ये किताब का नाम है वक्त साक्षी है।
वक्त साक्षी है, बिल्कुल मतलब वक्त साक्षी मीन्स गवाह है, गवाह है, समय इसमें गवाह है सारी कि आशावादी कविताएं। जी कठिन समय के कठिन पलों में यदि तुझ में कुछ साहस है बाकी, कठिन समय के कठिन पलों में यदि तुझ में कुछ साहस है बाकी, जिंदा रहने की जिद तुझ में और जीवन का विश्वास है बाकी। ऐसा कोई समय नहीं बंधु जिसका कोई अंत नहीं, जीवन फिर रोशनी पाता है यदि जीने का प्रयास है बाकी। तो जीने की कोशिश करनी चाहिए और जिंदा आदमी को जिंदा दिखाई देना चाहिए, उसके लिए उसे काम करना चाहिए ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ। देख क्षितिज पर फैली रोशनी, देख क्षितिज पर फैली रोशनी, सुबह का सूरज फिर निकलेगा। बिल्कुल देख क्षितिज पर फैली रोशनी, सुबह का सूरज फिर चमकेगा। लिख दें गीत फिर भोर की किरणें, जो तेरा इतिहास है बाकी। तो उम्मीद में दुनिया कायम है और एहसास आदमी के अंदर पैदा हो तो आगे बढ़ता है अपने विचारों के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ और जनता के सहयोग के साथ। ये तमाम बातें हैं। ये मतलब ये बड़ा अद्भुत चीज़ है कि एक दबंग और माफिया तमाम आपको उससे नवाजा गया, मुझे लेकिन एक कवि हृदय का जिक्र नहीं हुआ। विशेषणों का शिकार मुझे नहीं बनाया गया, लेकिन मैं कभी हारा नहीं, थका नहीं, आज भी थका नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने विचारों से पवित्र विचारधारा का आदमी हूँ, एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, राष्ट्र को प्रेम करने वाला देशभक्त आदमी हूँ। इसलिए मैं घबराने का नाम नहीं रखता कभी भी। हम आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी परेशानियाँ आएँ, और जनता का भला करते जाएंगे। हम राजनीति की बात करें, वर्तमान की राजनीति की बात करें, उससे पहले एक छोटा सवाल और ले लेते हैं। बेटे विकास यादव के साथ में जो घटना हुई, जो उनके तरफ, उसको आप कैसे देखते हैं? वो वक्त की बात है, इत्तेफाक की बात है। मेरे साथ में खुद घटनाएं हुई, उल्टे सीधे तरीके से कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, कहाँ कहाँ किन किन घटनाओं में फंसाया गया, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी है। चलिए हम राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान की आपने राजनीति देखा, भारतीय जनता पार्टी का सूरज एकदम आसमान पे चल रहा है। 80% भूभाग पर कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, 21 राज्यों में सरकार बना ली है। बाकी के पार्टियों का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का काम किया होगा तो आगे आने का वक्त मिला, जनता उनके साथ गई। ये तो लोकतंत्र की व्यवस्था और परिभाषा है, ये संख्या बल का खेल है। संख्या बल उसी के पास होगी जो अच्छा काम करेगा, लोगों का काम करेगा, जनता के बीच काम करेगा। तो इस लिहाज से मैं उसी तरह, जो लोग नहीं काम करते हैं उनकी वो स्थिति है, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ये स्थिति है। समाजवादी पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? नेताजी अब नहीं है उस पार्टी में, अखिलेश जी उसके अगुवा हैं, उसको किस तरह से आंकते हैं? और 2027 का चुनाव एकदम सामने है। देखिए, समाजवादी बहुत ही शुद्ध सात्विक शब्द है। समाजवादी की परिभाषा के साथ चलने में इंसान को फ़ख्र होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं, अखिलेश जी नौजवान लीडर हैं, उनको भी मुलायम सिंह जी की परिपाटी पे चलने का इरादा रखना चाहिए, उस तरह चलना चाहिए और जनता का भला करना चाहिए। कभी बात हुई अखिलेश से? सिर्फ जातिवादी व्यवस्थाओं में ही सारी चीज़ें नहीं बनती हैं, सबको लेकर चलने में ही मज़ा होता है, क्योंकि देश ये वो गुलदस्ता है जो तरह तरह के फूलों से मिलकर के बना है। तो उसको सुरक्षित रखना, उसको अच्छी रखना, उसमें महक रहे, ये तमाम लोगों का कर्तव्य है। उस तरीके से मैं देखता हूँ। आपकी कभी अखिलेश से बात हुई क्या? हाँ, होती रहती है, कभी कभी कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं सैफई भी गया 1-2 बार। उनके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं तो अभी भी जो ये लड़का प्रतीक था, हाँ, उसके घर भी होकर के आया। दुख की घड़ी में तो लोगों के साथ खड़े भी रहना चाहिए, सहानुभूति भी होनी चाहिए, और अच्छाई हमेशा आदमी को अपने साथ रखनी चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या मौका लगा तो वापस दोबारा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं अपनी तरीके का आदमी हूँ, किसी पार्टी में जाने का बहुत जल्दी कोई इरादा नहीं है। हाँ, अगर कभी इत्तेफाक राजनीति में होते हैं, संभावनाओं का खेल है ये, तो कुल मिलाकर के अगर कोई समान विचारधारा या हम लोगों को साथ देने की बात कभी किसी की आई तो उस पर बिल्कुल विचार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी, जिसमें आप भी लंबे समय तक रहे, एक उसका स्वर्णिम काल था 2009,
40 सांसद हुआ करते थे उनके, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके 206 विधायक थे, बहुमत की सरकार थी। 2012 के बाद जो उनका अवसान हुआ है, आज विधानसभा में शून्य, 1 सीट है, विधान परिषद में शून्य हो गई है, लोकसभा में शून्य है, और कैसे देखते हैं आप इसको? भाई हमारी तो शुभकामनाएं उनके लिए भी हैं। गरीब लोगों की पार्टी है और गरीबों को प्रोटेक्ट करने की विचारधारा जिसकी भी होगी, आगे बढ़ाने की विचारधारा, तो हमारी तो शुभकामनाएं हो सकती हैं उसके लिए। आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई बहुजन समाज पार्टी से? कि कहीं ना कहीं तो हुई होगी। आप तो परिपक्व नेता हैं। इतना बड़ा जनाधार, मतलब चुपचाप बैठ जाना या आगे ना आना, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी। तो उनको अपनी विचारधारा देखनी चाहिए, और जो उनकी परिपाटी और विचारधारा है, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, आदरणीय काशीराम जी की विचारधारा, उस विचारधारा पे आगे बढ़ने का काम होना चाहिए। कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं आप? 44 तक नीचे गई थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के 99 तक आ गई है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और इस देश में आज़ादी के कार्यक्रमों में सबसे आगे बढ़ कर के हिस्सा लेने वाली पार्टी है। तो हमारी तो शुभकामनाएं, हमारी तो तमाम पार्टियों के लिए शुभकामनाएं हैं, बशर्ते वो देश के लिए अच्छा काम करें, देश के लोगों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, किसान मजदूरों के लिए अच्छा कार्य करें। इसलिए हम तो किसी से दुश्मनी और रंजिश रखते नहीं, हम तो सबके सही सहयोग के रूप में सबके साथ हैं। आपकी आइडियोलॉजी किस पार्टी के साथ में ज़्यादा मैच कर रही है वर्तमान की, अगर हम बात करें तो? आज तो हम अपनी उसी पुरातन, मैंने अभी नाम लिया, आर्य समाजी विचारधारा के लिए, जिसने इस देश को यज्ञ और हवन की शिक्षा दी, वेदों के वेद मंत्रों की शिक्षा दी, वैदिक परंपराओं की शिक्षा दी, गरीबों को आगे बढ़ाने की शिक्षा दी, और भगवान कृष्ण की उस गीता को रूप मान करके जिसमें सारी शिक्षाएं समाहित हैं, उन तमाम विचारों को मान करके हमारी शुभकामना है। चलिए, वक्त हमको इतने की इजाज़त देता है। चलते चलते आज आप हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं तो तमाम नौजवानों को कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विचारधारा के साथ में, देशभक्ति के साथ में, राष्ट्रीयता के साथ में आगे आएँ, और आपका चैनल दिनों दिन आगे बढ़ता रहे, क्योंकि आप अच्छे विचारों के लोग हैं। अच्छे सवाल आपने देश के बारे में, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में किए हैं। तो इन्हीं तमाम शुभकामनाएं मेरी कि चैनल दिनों दिन तरक्की करता रहे, आप और हम इसी तरह मिलते रहें और अपनी विचारधारा से बातचीत से लोगों को अवगत कराते रहें। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये हैं डीपी यादव साहब, जो बता रहे हैं कि जो अच्छे विचारों का हमेशा से आगे बढ़ते रहना चाहिए, और कभी उसूलों से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि चाहे कोई भी पार्टी रही हो, जहां उसूल आड़े आए वहां फिर बाहर हो गए, और सारी पार्टियों में के साथ रहे, अंत में अपनी पार्टी बने और आज अपने ही रास्ते पर अकेला चलो की राजनीति कर रहे हैं। उनका मानना है कि अच्छे विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, और अपनी बातों को, यानी कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा दिखना भी ज़रूरी है, ये इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और सभी को तरक्की करना चाहिए। आप हमें दीजिए इजाज़त। हमारी टीम के साथ में हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।